ऐसे में जब अब एसआईआर और एसआईआर में जितनी चीजें चल रही हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कम से कम इतना तो हुआ कि उसमें आधार कार्ड को जोड़ा गया, कम से कम इतना तो हुआ कि कई लोगों के नाम जो और कटते, 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों के नाम बिहार में कटते, वो बच गए। और वो घुसपैठिए आज तक खोजे जा रहे हैं। कौन है घुसपैठिए? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। एसआईआर का मुद्दा केवल मतदाता सूची बनाने, बिगाड़ने, लोगों के नाम काटने, लोगों के नाम जोड़ने तक ही सीमित नहीं है। अगर आप एसआईआर के मुद्दे पर मौन होते हैं तो जो निर्वाचन आयोग, जिसे एक तटस्थ और पारदर्शी भूमिका की उम्मीद की जाती है एक संवैधानिक संस्था होने के नाते, आप उसके उन भूमिकाओं को नजरअंदाज करते हैं जिससे पूरा का पूरा लोकतंत्र प्रभावित होता है। केवल एसआईआर थोड़ी इतना मत नहीं रह गया कि आपने नाम काट दिया और अपने नाम जोड़ दिया। पहले तो एसआईआर ही अपने आप में गलत है। यह निर्वाचन आयोग ही गलत काम कर रहा है। क्यों एसआईआर कराएंगे आप? क्यों लोगों से आप अभिलेख मांगेंगे? आप प्रत्येक नागरिक को मतदाता क्यों नहीं मांगेंगे? आपका काम तो यह है नहीं। इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस देश का मतदाता है। अब ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय तय करे कि जिन लोगों का मतदाता सूची में नाम है उसमें से कितने लोग हैं ऐसे हैं जो बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, काठमांडू, भूटान या इंग्लैंड, जापान कहीं से आए हुए हैं। वो खुश के बता दे, उनका नाम अलग कर दे। 100 लोगों में मैं मान लेता हूं कि 2, 4, 5, 10, 15 ही तो लोग होंगे ना। आप उनको छंट लीजिए, आगे पास तंत्र है बकायदे। मुझी से आप क्यों इस बात का अभिलेख मांग रहे हैं कि मैं इस यहाँ का मतदाता हूं कि नहीं हूं? और आप जो आधार कार्ड की बात कर रहे हैं ना, ये बड़ा बहुत, इस आधार कार्ड से किसी को कोई लाभ नहीं है। आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बयानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बार बार कह रहे हैं कि आधार कार्ड न तो जन्मतिथि का प्रमाण पत्र है और न ही नागरिकता का प्रमाण पत्र है और न ही निवास का प्रमाण पत्र है। आपको इसके साथ एक अन्य अभिलेख देने पड़ेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आधार कार्ड पर्याप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर उन्होंने लेना शुरू कर दिया, लेकिन उसके आधार पर आप मतदाता सूची पे बने रहेंगे, यह संभव नहीं है। और यह बात मैं कोई कल्पना करके नहीं कर रहा हूं। सम्मानित गणेश कुमार जी का बयान कोट कर रहा हूं आपके सामने। उन्होंने कई बार इस बात को कहा। उन्होंने और सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर के उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में निर्वाचन आयोग ने कि वो आधार कार्ड और ईपी कार्ड और तमाम और जो कार्ड्स हैं उनको स्वीकार नहीं करते। वह कोई भी कार्ड स्वीकार नहीं करते जो जिस देश के नागरिकों के पास है। वो ऐसे कार्ड्स मांग रहे हैं, ऐसे अभिलेख मांग रहे हैं जो अधिकांश के पास नहीं है। आप बिहार में खड़े होकर के मांगेंगे कि आप सरकारी नौकरी का दस्तावेज दीजिए, जहां केवल 14% लोगों के पास स्थिति बनी हुई है, उनके पास नौकरी के दस्तावेज है। कहां से ले आएंगे लोग? निर्वाचन आयोग ने जो पूरे के पूरे निर्वाचन कराने की पद्धति को अपनाया है, ये बड़े सवाल है। आपने 90 लाख जीविका दीदियों को इलेक्शन की ड्यूटी में लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई? उन जीविका दीदियों को जिनको सत्तारूढ़ दल ने 10,000 रुपए दिए उनकी जेब में। 1,35,00,000 हैं जीविका दीदियां। 1,35,00,000 को पैसा दिया है और 90 लाख की ड्यूटी लगाई है, जिन्होंने निर्वाचन की प्रक्रिया में सक्रिय योगदान किया। उनको जिम्मेदारी आपने दी कि वो मोबिलाइज करके मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाएंगे। क्यों लाएंगे? अब आपको तो पहले ही संदेह होना चाहिए कि जिन लोगों को इस सरकार ने 10-10 हजार रुपए दिए, मत चुनाव के दौरान दिए, जिन और लगातार देती रही, उनको आपने चुनाव ड्यूटी पर जो मोबिलाइज करने जाएंगे तो क्या मोबिलाइज करेंगे? वो क्या वो इस बात का ज्ञान देंगे कि आप जिसको चाहिए उसको दीजिए? ये बिंदु है मतदान करने की, इसलिए आप मतदान की प्रक्रिया में भाग लीजिए। जो अन्य सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों को ही निर्वाचन की ड्यूटी में लगाया जा सकता है। आपने जीविका दीदियों को लगाया। इन जीविका दीदियों को आपने जब लगाया तो क्या सोच के लगाया? किसको इससे फायदा होगा? यह निर्वाचन आयोग की भूमिका है। निर्वाचन आयोग ने जब सत्तारूढ़ दल ने बिहार में जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की, क्यों नहीं रोक लगाई आपने उस पर? पैसा देना कौन सा योजना को बढ़ाना है? और वह भी एक ऐसा पैसा देने का कार्यक्रम जो चुनाव की जस्ट पहले घोषणा की गई।
एक सामान्य सा नियम है कि चलते हुए योजनाओं को रोका नहीं जा सकता, योजनाओं को रोका नहीं जा सकता ना। पैसा देना कौन सी योजना है? अरे आज उसको पैसा दे रहे हैं, आपके चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी वो पैसा देगी, आप पैसा नहीं दे सकते। और निर्वाचन आयोग ही इस देश में इस तरह के आर्थिक सहायताओं के वितरण पर रोक लगाता रहा है। दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक से जहां चुनाव होते हैं इस तरह के आर्थिक वितरण पर रोक लगाया जाता रहा है, आपने क्यों नहीं लगाया? आप क्यों प्रोत्साहित करते रहे? जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले आए उन पे कब आपने रोक लगाने की कोशिश की? एसआईआर केवल एक ऐसा विषय नहीं है कि आप मतदाताओं का नाम काट दिया, मतदाताओं का नाम आपने जोड़ दिया। अन्य राज्यों से रेलगाड़ियों में भर करके मतदाता लाए जाते रहे बिहार राज्य में, आप मौन रहे। अगर संस्थाएं नहीं काम करेंगी, अगर परंपराएं काम नहीं करेंगी, उन परंपराओं का अनुसरण मजबूती के साथ नहीं किया जाएगा, तो आप लोकतंत्र बचा सकते हैं क्या? बड़ा सवाल यह है। एसआईआर केवल एसआईआर का मुद्दा नहीं है, और ये केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है। और दूसरी चीज, आप समय समय पर सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने वाले निर्णय लेते रहे। आपने जो नियम लागू किया बिहार में, उसमें से कई नियम आपने बदल दिया। अन्य जो 12 राज्यों में जो एसआईआर होने जा रहा है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो व्यक्ति अगर किसी मतदान केंद्र पर अगर वो मतदाता नहीं है, वहां भी वो बीएलए हो सकता है। क्यों हो सकता है? वो किसको पहचानेगा? जी। अगर कोई व्यक्ति रहने वाला जेवर का है और वो नोएडा में आकर, ग्रेटर नोएडा में आकर के बन जाए बीएलए, तो किसको पहचानेगा वो? बीएलए की भूमिका क्या होती है? बीएलए किसी व्यक्ति की उपस्थिति नहीं है, एक ऐसे राजनीतिक प्रतिनिधि की उपस्थिति है जो इंश्योर करेगा कि जिनके नाम दिए जा रहे हैं वह व्यक्ति इस इलाके में रहता है, वह व्यक्ति यहाँ का वासी है। उस व्यक्ति की पहचान जो है वो सुनिश्चित करना है। बाहर का आदमी कैसे सुनिश्चित कर सकता है इसको? और क्यों आप इसकी अनुमति देंगे? और इस अनुमति देने के पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? इसके दुष्परिणाम क्या ये नहीं हो सकता कि कोई भी राजनीतिक दल भाड़े पर लोगों को लाकर रख देगा, अराजकता में विश्वास करने वाले लोगों को लाकर रख देगा? ये संभव नहीं है क्या? क्यों आपने अनुमति दी? जो आप इससे वो उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है जिस उद्देश्य के लिए बीएलए की तैनाती की गई है। एसआईआर का मुद्दा सामान्य मुद्दा नहीं है, एसआईआर को व्यापकता के साथ देखना पड़ेगा। जी। और जो लोग इस एसआईआर को लेकर के जिस तरह से निर्वाचन आयोग इस देश में लागू करने का प्रयास कर रहा है, इससे हमारे न तो हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, न हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं मजबूत हो रही है। तटस्थ और ईमानदारी से के बगैर कराया गया चुनाव, उससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, वो जनादेश नहीं है। जनादेश इसलिए आवश्यक, जनादेश तभी जनादेश होगा जब वह स्वतंत्र रूप से कराया जाए, पारदर्शी तरीके से कराया जाए। आप मतदाता सूची में कोई पारदर्शिता नहीं रखेंगे, जिसका नाम चाहेंगे जोड़ देंगे, जिसका नाम चाहे घटा देंगे, और उसकी सूची प्रकाशित नहीं करेंगे। आप ये नहीं बताएंगे अगर मिस्टर ए का नाम अगर आपने काटा है तो क्यों काटा है। आप ये भी नहीं कहेंगे कि मिस्टर ए को नाम काटने के बाद आपने कोई नोटिस दी है तो किसको दी गई और उन्होंने जवाब क्या दिया, उसके नोटिस पर किसने निर्णय लिया, यह भी आप नहीं करेंगे। अगर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना एक व्यवस्थित चुनाव की प्रक्रिया है, तो इसको लागू करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप क्यों करेंगे किसी व्यक्ति को, आप किसी भी संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों को इस तरह की छूट कैसे मिल सकती है कि कोई भी निर्णय लेंगे, उनके निर्णय के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, कोई जांच नहीं हो सकती। यह इस तरह की छूट और इस तरह का संरक्षण तो संविधान में किसी को नहीं दिया गया है। जब तक वह व्यक्ति उस पद पे है तब तक उसको इस बात का संरक्षण मिलेगा। बाद में क्यों नहीं होगा? उसके कार्यों का मूल्यांकन क्यों नहीं होगा? क्यों नियम आपने बनाए? आप क्या यह सुनिश्चित नहीं करना चाहेंगे कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसका वो सम्यक निर्वाह करेगा, उसको आप संरक्षण दे देंगे कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपके पद से हटने के बाद भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या उद्देश्य हो सकता है इसका? आपको क्यों नहीं एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग चाहिए? एक ऐसा निर्वाचन आयोग जो किसी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ना हो, केवल संविधान और संविधान की व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता हो। क्यों नहीं चाहिए आपको निर्वाचन आयोग? ऐसे तो एक पारदर्शी तरीके से नियुक्ति क्यों नहीं करना चाहते आप?
ये तमाम विषय हैं। एसआईआर केवल इस विषय ये केवल इस बात तक नहीं सीमित होना चाहिए कि किसका नाम रहेगा या नहीं रहेगा। ये इतना व्यापक विषय है कि इस देश में चुनाव पारदर्शी तरीके से होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे जी, चुनाव की प्रक्रिया में आम नागरिक भाग ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, और अगर इसको रोकने की कोशिश की गई तो ये हमारे लोकतंत्र पे बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। बिल्कुल।